डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो? यस्टरडे क्लासेस वी डिस्कस अबाउट द लास्ट टॉपिक इज कुलाम्स लॉ। पिछली क्लासेस के अंदर मैंने क्या आपको कुलाम्स लॉ के बारे में बताया था कि कुलाम्स लॉ क्या होता है। आपके कोई भी दो चार्जेस जिसकी वैल्यू कितनी है आपकी Q1 एंड Q2, ठीक है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है आपकी R के इक्वल है। इनके ऊपर मैंने बताया था कि जो आपका Q1 और Q2 फोर्स चार्जेस है उन पर यदि किसी प्रकार का कोई भी फोर्स फील करते हैं तो जो फोर्स रहता है, जो फोर्स है वो क्या इन दोनों मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बोल सकते हैं द फोर्सेस interaction between two charges is directly proportional to magnitude of charges Q1 and Q2 कि F directly proportional to magnitude of Q1 and Q2। फर्स्ट इक्वेशन ये पढ़ी थी हमने। और सेकंड क्या कहता था कि जो आपका फोर्स है वो इन दोनों के बीच में कितना जनरेट होता है और उनकी जो डिस्टेंस रहेगी बीच वाली उसके क्या होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वहाँ से निकाले सेकंड स्टेटमेंट से, तो F इन्वर्सली 1/r²। इक्वेशन नंबर 2, यदि इन दोनों को यदि मैं कंबाइन करूँ इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आप जानते हो यदि कोई भी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो वो सामने लिखी जाती है, जबकि इन्वर्सली होती है वो 1 करके लिखी जाती है। तो वहाँ से F इन्वर्सली Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। यदि यहाँ से मैं डायरेक्टली कांस्टेंट को हटाता हूँ तो वहाँ से क्या प्राप्त होता है हमारे पास F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। यहाँ आपका जो K है वो क्या है, आपका K है वो क्या रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट रहता है जो आपका क्या इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह यहाँ यूज किया हुआ। यदि इसकी वैल्यू निकालना चाहें K की वैल्यू, तो हम जानते हैं जो K होता है K बराबर 1/4π के इक्वल होता है। और यदि एप्सिलॉन क्या होता है यहाँ पे आपका कि जो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसको बोला जाता है यहाँ एप्सिलॉन। तो यदि यहाँ से K की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँ तो मैं तो क्या आपके पास निकल आएगा F बराबर में 1/4π0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ये हमारे पास क्या होता है कुलाम्स का लास्ट प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से यदि एप्सिलॉन की वैल्यू पता होगा, पिछले क्लासेस के अंदर बताई थी, यदि नहीं तो K की वैल्यू हमने कितनी बताई थी 9 के इक्वल, और जो एप्सिलॉन था वो किसके इक्वल था 8.85 × 10⁻12 के इक्वल। जो ये दो वैल्यू है ये क्या होती है आपकी न्यूमेरिकल के अंदर प्रयोग में ली जाती है। यदि यहाँ से मैं कहूँ कि आपका जो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है यदि उसको मैं निकालना चाहूँ तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। कि डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट यदि K से हम पढ़ना चाहे, K को डिफाइन करना चाहे, तो वो क्या रहेगा आपका कि आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको बोला जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट क्या होता है, जो भी आपकी रिलेटिव परमिटिविटी होती है उनका रेशियो आपका क्या कहलाता है डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। कि इट इज द रेशियो ऑफ permittivity of medium and permittivity of
वैक्यूम, कि आपका जो वैक्यूम और आपका जो मीडियम की परमिटिविटी रहेगी वो आपका रेशियो क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट कहलाता है। जो आपका क्या डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट को क्या करते हैं, K से भी डिनोट किया जाता है, या आपका क्या होता है एप्सिलॉन R से भी रिलेटिव परमिटिविटी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो K बराबर क्या हो जाएगा आपका मीडियम की परमिटिविटी और आपकी वैक्यूम की परमिटिविटी के आपके क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन m। अब यहाँ देखना होगा कि जो हमारे पास एप्सिलॉन नोट है, यदि उसको हम देखें कि आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, तो वहाँ पर देखना होगा कि जो हमारा फोर्सेज है वो आपका कितना जनरेट हो रहा है वैक्यूम के लिए, या आप इसे एफ नोट या एफ वी के इक्वल भी कह सकते हो। और यहाँ आपका क्या होगा एफ एम, कि आपका एफ एम और एफ नोट का जो रेशियो रहेगा वो आपका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के इक्वल होता है। वहाँ से यदि हम क्या यदि देखें हमारे पास फोर्सेस किसके लिए, फोर्स ड्यू टू वैक्यूम, कि वैक्यूम के लिए हमारे पास फोर्सेस निकालना हो तो वहाँ से क्या हो जाएगा वी एफ नोट बराबर में किसके इक्वल 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 एंड Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के इक्वल। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास एफ नोट के लिए। और यदि मैं दूसरा कहूँ कि फोर्स ड्यू टू मीडियम, कि मीडियम के लिए फोर्सेज कितना रहेगा हमारे पास, तो एफ एम बराबर में 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। यदि यहाँ से मैं दोनों का डिवाइडेशन करना चाहूँ एफ ए नोट डिवाइडेड बाय एफ एम के इक्वल, तो क्या होगा टोटल एफ इक्वल्स टू एफ एम डिवाइडेड बाय एफ नोट। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्राप्त होगा कि जो एफ एम है वो आपका कैलकुलेट होगा कितना है हमारे पास, ये वैल्यू रखो आप 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर अपॉन में 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर के इक्वल। तो यदि मैं करूँ कि आपका जो है कि जो आपका फर्स्ट वाला रहेगा किसका फोर्सेस एफ नोट बाय एफ एम, तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो टर्म्स है ये आपकी ऊपर चली जाएगी। तो क्या हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 Q2। तो Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल आउट, तो यहाँ से 4 पाई से 4 पाई R से R, तो यहाँ से क्या हो गया F टोटल बराबर में हमारे पास क्या बच गया एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट के इक्वल। ये हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिकल रेशियो होता है या रिलेटिव परमिटिविटी वो भी आपकी कहलाती है। तो यहाँ से हमारे पास के प्राप्त हो जाता है। यहाँ से यदि ये देखना चाहें तो आपका ये भी इक्वल हो सकता है मीडियम के लिए, और ये आपका वैक्यूम के लिए भी इक्वल रिप्रेजेंट हो सकता है। ये आपका डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट था, उसमें देखा जाता है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिकल रेशियो है मीडियम का वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के लगभग इक्वल होता है। ये पूरा प्रोसेसिंग था। अब हम पढ़ते हैं आपका जो रिलेशनशिप है कि किसके बीच में एफ एम और एफ नोट के बीच में, तो हमने यही पढ़ लिया है एफ नोट और एफ एम के बीच में
रिलेशनशिप। तो यदि एफ एम नोट और एफ एम के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहे इधर से, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, एफ एम बराबर कितना प्राप्त होगा इधर से, एफ एम बराबर में एफ नोट बाय एफ के इक्वल, ये हमारे पास प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी कि आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जेस, कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जेस कैसे किया जाता है, कि पूरा प्रोसेसिंग के अंदर हमें देखना होगा कि आपका जो चार्जेस है वो आपका किस प्रकार से वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्जेस ऑफ कूलाम्ब। कूलाम्ब्स रूल, कि जो कूलाम्ब्स लॉ होता है उसका आपका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, ये पूरा प्रोसेसिंग हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कि अब मान लेते हैं आपका कोई भी एक सिस्टम है, सिस्टम पूरा एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर है, तो वहाँ से आपके दो चार्जेज है, एक चार्जेज है आपका Q1 और एक चार्जेज है आपका क्या, Q2। ये Q1 और ये चार्जेज है आपका Q2। Q1 से O बिंदु की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी R1 के इक्वल, और Q2 की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी R2 के इक्वल। तो यहाँ से हम देखेंगे कि लेट Q1 and Q2 charges are system and their position vector from origin O, R1 and R2। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले जो Q1 चार्जेस है वो आपका Q2 चार्जेस पर कितना फोर्स फील करता है, और आपका Q2 चार्जेस है वो आपका Q1 पर कितना फोर्स फील करता है। ये पूरा प्रोसेसिंग Q1, यदि हम चाहें तो Q1 फोर्सेज है वो Q2 पर कितना जनरेट करेगा, तो फोर्स जनरेटेड बाय Q1 ऑन Q2, Q1 के द्वारा आपका जो फोर्स है वो कितना Q2 पर कितना जनरेट होता है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो Q1 चार्जेस है वो क्या करेगा, Q2 पर कोई भी फोर्स लगाएगा, उस फोर्स की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, F21 के इक्वल। यदि यहाँ से कूलाम्ब्स लॉ लगाओ तो कूलाम्ब्स लॉ क्या होगा हमारे पास, वही क्या होता है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो यहाँ R स्क्वायर कितनी होगी, आपकी दोनों की देखनी पड़ेगी कि हमारे पास R12 के इक्वल है। यदि इसको मैं वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करूं तो वेक्टर फॉर्म का कितना होगा, F12 इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 स्क्वायर डॉट में R21 का यूनिट वेक्टर। तो अब यूनिट वेक्टर यदि हटाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा कि जो नीचे पावर स्क्वायर है वो कितनी क्यूब के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R21 का क्यूब और यहाँ से R21 वेक्टर। ये आपका आ गया जो आपका है कौन सा Q1 चार्जेस, वो Q2 पर कितना फोर्स फील करवा रहा है। सेम इसी प्रकार से क्या करते हैं, आपका जो फोर्स जनरेटिंग बाय Q2 ऑन Q1, कि Q2 जो चार्जेस है, जो Q2 चार्जेस है वो क्या करता है Q1 पर कितना फोर्स फील जनरेट करेगा वो देखना होगा, और वो फोर्स कितना है आपका F12 के इक्वल। यदि यहाँ से कहें कि F12 इक्वल्स टू K Q
1 2 इक्वल्स टू अपॉन में आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितनी होगी, आर 1 2 का इक्वल डॉट में आर 1 2 का यूनिट वेक्टर, वो यूनिट वेक्टर हटाएं इधर से, तो यूनिट वेक्टर हटाने के बाद क्या हो जाएगा, एफ 1 2 वेक्टर इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर 1 2 का क्यूब डॉट में आर 1 2 का वेक्टर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली थी, और ये हमारे पास कितनी प्राप्त हो गई, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 का यदि हम कंपैरिजन करना चाहें तो ओनली डिफरेंस है कि जो आपके चार्जेज फर्स्ट वाली इक्वेशन में के Q2 Q1 था, और यहाँ कितना है के Q1 Q2 है, तो यहाँ से यदि करना चाहूँ तो F 1 2 1 इक्वल्स टू, या आप बोल सकते हो दूसरा आपको पूरा प्रोसेसिंग रहेगा इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 के इक्वल। यदि इन दोनों का मोड लगा दूं तो क्या हो जाएगा, F21 बराबर मोड इक्वल्स टू मोड ऑफ F21, और मोड वो क्या कार्य करता है, जो आपकी नेगेटिव वैल्यू होती है उसको पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट कर देता है, F12 इक्वल्स टू F21। ये हम जानते हैं कि अब ये आपका जो है ये क्या है, आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ है, कि न्यूटन का आपका थर्ड लॉ क्या होता है। ये पूरा प्रोसेसिंग जो है वो हमारे पास क्या होता है, आपका जो यूनिट वेक्टर है आपका क्या, कूलम्ब्स लॉ का हमने पढ़ा है। कि नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। सेम इसी प्रकार से देखेंगे कि आपका जो चार्जेस रहेंगे पूरे सिस्टम के अंदर आपके कितने परसेंट हैं, और चार्जेस यदि परसेंट रहते हैं तो उन प्रत्येक चार्जेस पर आपका कितना फोर्स फील करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम, कि सुपरपोजिशन थ्योरम, कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमें कैसे प्राप्त होती है। मान लेते हैं आपका बहुत सारे चार्जेज है सिस्टम के अंदर Q1 Q2 कप टू Qn, कि आपका ये चार्जेस है Q1, ये आपका Q2, ये आपका Q3, और ये आपका लास्ट में क्या है आपका Qn के इक्वल। इस प्रकार से बहुत सारे चार्जेस अप टू Qn तक है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रहेगी वो हमारे पास R1 R2 R3 और अप टू Rn के इक्वल प्राप्त होती है। अब देखेंगे कोई भी एक चार्जेस हम लेते हैं, मान लेते हैं आपका कोई भी चार्जेस है Q नोट, लेट Q नोट चार्ज आर present in सिस्टम, कि हमारे पास जो चार्जेस है Q नोट, मान लेते हैं आपका ये चार्जेस है कोई भी एक Q नोट। अब देखेंगे जो Q नोट है वो हमारे पास ओरिजिन पॉइंट से कितना है, R नोट के इक्वल परसेंट है। अब देखेंगे कि जो हमारा Q नोट चार्जेस है, इस चार्जेस पर Q1 के द्वारा कितना फोर्स लगाएगा, Q2 के द्वारा कितना, Q3 अप टू लास्ट Qn के द्वारा कितना फोर्स जनरेट किया जाता है। तो लेट अकॉर्डिंग कि हमारे पास लेट Q1 Q2 Q3 अप टू Qn चार्ज क्या है, आर present in system and their distance from origin point से डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, R1 R2 R3 अप टू Rn के इक्वल रिप्रेजेंट है। तो हम देखेंगे सबसे पहला वाला जो फोर्सेज है तो कौन सा, F नोट के इक्वल, वो टोटल फोर्सेज किसके इक्वल रहेगा, F नोट इक्वल्स टू F01 प्लस में F02 प्लस में
03 प्लस में लास्ट ऑफ एफ क्यू एन के इक्वल, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हमें देखना होगा कि जो हमारा चार्जेज है F01 उस पर आपका कितना फोर्स फील होगा। तो हम निकालते हैं F0 इक्वल्स टू किसके इक्वल, वही हमारे पास कूलम्ब्स लॉ के K Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R01 का स्क्वायर। सेम इसी प्रकार से निकालेंगे कि आपका जो Q2 चार्जेस है वो Q1 पर कितना फोर्स जनरेट करता है। तो F02 इक्वल्स टू Q0 अपॉन में Q2 इक्वल्स टू R02 का स्क्वायर। इसी प्रकार से R3 F03 निकालेंगे। F03 कितना हो जाएगा हमारे पास K Q0 Q3 डिवाइडेड बाय R03। अब ये सभी इक्वेशन यदि Fn निकाले तो हमारे पास कितना हो जाएगा K Q0 Qn डिवाइडेड बाय R0n का स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन लास्ट 4। अब इन चारों को क्या करते हैं हम एडिटिंग कर दिया जाता है। तो एडिटिंग करने के बाद हमारे पास क्या प्राप्त हो जाता है F0 बराबर में K Q0 Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर प्लस में K Q0 Q2 अपॉन में R2 का स्क्वायर प्लस में K Q0 Q3 डिवाइडेड बाय R लास्ट में अप टू K Q0 Qn डिवाइडेड बाय R0n का स्क्वायर। ये सभी निकाले तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि कॉमन देखो आप पूरे सिस्टम के अंदर आपका कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन देखने के बाद क्या होगा हमारे पास जो आपका सिस्टम है उसमें क्या परसेंट होता है उसको तो बाहर निकाल लिया जाता है। बाकी पूरे सिस्टम के अंदर जो भी आपकी क्वांटिटी रहेगी वो आपकी ब्रैकेट के अंदर रख दी जाती है। तो यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या हो गया F0 बराबर क्या कॉमन आ गया K और Q0। अंदर क्या बच गया हमारे पास Q1 बाय R10 का स्क्वायर प्लस में Q2 अपॉन में R02 का स्क्वायर प्लस में Q3 अपॉन में R0 का क्यूब लास्ट में प्लस में Qn डिवाइडेड बाय R0 के इक्वल बच जाता है हमारे पास। ये प्राप्त हो गया। अब यदि यहाँ से मैं करूँ तो आपका क्या है कि समेशन फॉर्म में यदि लिखना चाहूँ तो मैं इसको, क्योंकि जो आपके वेक्टर क्वांटिटी होती है यदि कोई लगातार होता है तो उसको क्या कर दिया जाता है एज ए वेक्टर फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो वहाँ से K Q0 समेशन I इक्वल्स टू 1 to n Qi डिवाइडेड बाय 1 है। यदि I की वैल्यू 1 रखेंगे तो Q1 और I की 2 रखेंगे तो Q2, 3 रखेंगे तो Q3, n रखेंगे तो Qn और अपॉन में R0 I का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है एक निश्चित फॉर्म के अंदर समेशन फॉर्म में क्या होता है हमारे पास जितने भी पार्टिकल रहते हैं पूरे सिस्टम में उनका क्या होता है समेशन निकाल लिया जाता है कि आपका टोटल तो आपका सिस्टम के अंदर कितना चार्जेस परसेंट होता है और जितने चार्जेस परसेंट रहेंगे उतना ही क्या करते हैं प्रत्येक चार्जेस के द्वारा कुछ ना कुछ फोर्स फील किया जाता है। ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम था आपका। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड। इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है, मान लेते हैं आपका चार्जेस कितना है Q0 के इक्वल। इस Q0 चार्जेस के द्वारा क्या किया जाता है अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट कर दिया जाता है। जिस फील्ड के अंदर यदि कोई दूसरा एक्सटर्नल चार्जेस Q1 आता है तो क्या करता है एक फोर्स फील करता है। फोर्स वो आपका फोर्स क्या हो सकता है, चाहे आपका अट्रैक्शन का हो सकता है या आपका क्या रिपल्सन का हो सकता है। ये पूरा प्रोसेसिंग क्या था आपका। तो इट इज़ द फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में पढ़े तो इट इज द फील्ड इन विच another charges, it means
कि कोई भी दूसरा चार्जेस क्या करेगा, विच फील एनी टाइप ऑफ फोर्स, एनी टाइप ऑफ force is known as electrical field, कि एक ऐसा फील्ड जिसके अंदर क्या हो, किसी प्रकार का भी दूसरा चार्ज आने पर किसी प्रकार का क्या फोर्स फील करे, तो वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया समझ में, कि एक ऐसा फील्ड जहाँ क्या करे, कोई दूसरा चार्जेस आने के बाद दूसरा प्रकार का कोई भी फोर्स फील करे, तो वो पूरा प्रोसेसिंग आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड कहलाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है आपकी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, कि आपका जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उस इलेक्ट्रिकल फील्ड में क्या हो, आपका कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्जेस रखा हो, तो उस पॉजिटिव चार्जेस के द्वारा कितना आपका फोर्स फील करता है, वो आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहलाती है। तो क्या कह रहा है आपका, फील फोर्स बाय ए यूनिट पॉजिटिव चार्जेस, इट मीन्स एक यूनिट पॉजिटिव चार्जेस के द्वारा Q नॉट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। कि हमारे पास कोई भी आपका फील्ड है, मान लेते हैं ये फील्ड है आपका कितना, इलेक्ट्रिकल फील्ड है E के इक्वल, यहाँ आपका कोई भी चार्जेस रखा हुआ है कितना आपका, Q नोट के इक्वल, Q नोट के इक्वल रखा हुआ है, तो वो क्या करता है आपका, कितना फोर्स फील्ड जनरेट करता है, वो पूरा प्रोसेसिंग इसके इक्वल होता है। तो वहाँ से यदि इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें, तो E बराबर में F फोर्स अपॉन में कितना आपका चार्जेस है Q नोट के इक्वल। यदि हम यहाँ से यूनिट निकालना चाहें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, तो फोर्सेज की यूनिट क्या होती है हमारे पास, फोर्स आपका न्यूटन अपॉन में चार्ज, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की। यदि इसको निकालना चाहें डायमेंशनल फॉर्मूला में, डायमेंशनल फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि आपका जो E बराबर में F/Q, तो फोर्स की क्या होती है, M1 L1 T माइनस में 2 अपॉन में चार्जेस की कितनी रहेगी, A इंटू T के इक्वल। यदि T को ऊपर भेज दे तो कितना हो जाएगा, E बराबर में M1 L1 T माइनस में 2 इंटू में A इनवर्स इंटू में T इनवर्स। तो यहाँ से T और T इक्वल हो जाएंगे, तो M1 L1 T माइनस 3 A माइनस 1 के इक्वल प्राप्त हो जाती है, जो आपका न्यूटन बटे कूलाम हमारे पास चार्जेस प्राप्त हुआ था। ये आपका था इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के लगभग इक्वल। तो ये पूरा प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया होगा। यदि नेक्स्ट हेडिंग देखना चाहें आपकी क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड यूनिट वेक्टर के लिए, एक कोई भी आपका चार्जेस है Q, वो क्या कर रहा है, सेम इसी प्रकार से आपका एक चार्जेस के लिए निकालें, तो एक चार्जेस के लिए क्या होगा आपका। थैंक यू, क्लासेस इज ओवर, गुड बाय।